बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 10 शेयर करनी है, 10 स्टोरीज़, 10 स्टोरीज़। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी न्यूज़ जो काबिल ज़िक्र हो वो रह न जाए, क्योंकि आपका ये हक़ है। आर्मी चीफ़ ने अफ़गानिस्तान को धमकी दी है। वज़ीर दिफ़ा ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पर बात करेंगे। परवेज़ खटक आजकल इमरान ख़ान साहब को टफ़ टाइम दे रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इस पे भी बात करेंगे। इमरान ख़ान JIT के सामने लाहौर में पेश हुए, 35 सवालात हुए। एक क्वेश्चन ऐसा था कि इमरान ख़ान उस क्वेश्चन पर, उस सवाल पर तिलमिला उठे, लड़ने पे आ गए। ये क्वेश्चन क्या था, क्या मसला क्या था, इस पे बात करेंगे। स्वीडन में फिर इजाज़त दी तौरात को जलाने की, इंजील को जलाने की, फिर उसके बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस पे भी बात करेंगे। लाहौर में एक सरकारी तकरीब थी, तकरीब चल रही थी कि तकरीब के दौरान फाश वीडियो चलने लग गई स्क्रीन पर। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, इस पे भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म बनने की जद्दोजहद बारी बार, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पे होगा या नई मरदमशुमारी पर, इस पे भी बात करेंगे। पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। और सिंध असम्बली ने ई टैगिंग का बिल मंजूर किया है। ये क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। इंडिया और UAE में एक मुआहदा हुआ है, और इस मुआहदे की एक ख़ास बात जो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, मैं समझता हूँ इसको ज़रूर डिस्कस करना है। अफ़गानिस्तान आर्मी चीफ़ ने क्वेटा में अफसरान से ख़िताब के दौरान ये कहा है कि अफ़गानिस्तान कंट्रोल करे, जो TTP है वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रही है और वो कंट्रोल करे, नहीं तो हम फिर अपना कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। अभी तक अफ़गान तालिबान की तरफ से ये कोई आया नहीं है इसका जवाब, चूँकि क्वेटा में, बलूचिस्तान में मुसलसल हमले हो रहे हैं पाक फ़ौज पर, आर्मी के जवानों पर। वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि दोहा का जो मुआहदा है ना उसकी पासदारी कर रहा है अफ़गानिस्तान, और ना अच्छे पड़ोसी का हक़ अदा कर रहा है। लेकिन इस स्टोरी के बाद मैं परवेज़ खटक और JIT वाली स्टोरी पर आने से पहले, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25 जगहों पर, 2 दर्जन जगहों पर हमने वो वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं, और यकीन कीजिए बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है भाई। मतलब आप ये देखेंगे ना, ऐसे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, इस तरीके से पानी पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। पानी एक फंडामेंटल नीड है। लोग चाँद पे जा रहे हैं, मरीख पर कदम रख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो, ये आप 2023 है, सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यार पानी नहीं मिल रहा पीने का, वो जोहड़ों से पानी पी रहे हैं लोग। और मेरे दोस्त कुछ आप में से अपने वालदैन, बुज़ुर्गों, मरहूमीन के नाम पर भी वहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं। हम तख्तियाँ भी लगा रहे हैं वहाँ पे, और इंशाअल्लाह ये अल्लाह के करम और आपके तावन से होगा। यार ये इस तरह की, यानी पानी बहुत बड़ी नेमत है, नो डाउट। लेकिन इस दौर में आप देख लें कि जो इतना जदीद दौर है, इसमें भी वो लोग और ये मासूम बच्चे, कैसे पानी निकला तो जनाब तालियां बजा रहे हैं, कैसे अपने बर्तन ले आए, किस तरीके से खुशी का इजहार किया, और यकीन करें आपके लिए झोलियां उठा उठा के किस तरीके से दुआएं दी हैं। ये इनका ना इस तरह से खुश होना, ये भी। और हमने कोई फालिज ज़दा लोगों और फालिज के मरीज़ों और माजूर लोगों को, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, बहुत ही गरीब हैं, नहीं ख़रीद सकते, उनको हमने 2 दर्जन, जिन्होंने नाम ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं फॉर द टाइम बीइंग, उस प्रोजेक्ट के लिए हमने 2 दर्जन तकरीबन जो है ना वो उनको व्हील चेयर भी देनी है। आ जाएँ, परवेज़ खटक साहब ने एक नया इंकशाफ किया। इससे पहले कल परसों उन्होंने कहा कि भाई इमरान ख़ान को सियासत सिखाई मैंने है, इमरान ख़ान से कहो कि ज़रा KPK में आके मेरे मुकाबले में इलेक्शन तो लड़े, मैं इसकी ज़मानतें ज़ब्त करवा दूँगा। आपको पता ही क्या है सियासत का, आपको तो सिखाई मैंने सियासत है। आप मेरे मुकाबले में मुझे बात करते हैं, मुझे नोटिस देते हैं। उन्होंने सही करके छतरोल की है कप्तान की।
उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि शहराम तरकाई के वालिद लियाकत तरकाई को सेनेटर बनाने के लिए उनसे 50 करोड़ रुपए का फ़ंड लिया गया शौकत खानम के नाम पे, और ये फ़ंड इमरान खान ख़ुद हड़प कर गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परवेज़ खटक कह रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा से उनकी पार्टी का सदर था, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद भी कुछ बातें की, वो ऑलरेडी भी सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बहुत सा हज़ारों की तादाद में लोग रखे गए सोशल फाइनेंसर के तौर पर, इन्फ्लुएंसर के तौर पे, सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे। और ये सोशल इन्फ्लुएंसर कौन थे? ये वही लोग थे जो लौंडे लपाड़े किस्म के लड़के, लफंगे तिलंगे उन्होंने रखे थे, और वो जनाब सिर्फ़ और सिर्फ वो सोशल मीडिया पर उन लोगों को गालियां देते थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ बातें करते, उनको गालियां देते थे, ट्रेंड्स चलाते थे, ख़वातीन की हरासमेंट करते थे इस तरीके से। और एक एक को गालिबन 25-25, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती, और माहाना कौमी ख़जाने से 80 करोड़ रुपया मिलता। यहाँ पे अन्नी मची है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर बंदियाली टोला बैठा है। जो भी केस स्टार्ट होता है वो दब जाता है केस। वो वही वाली बात है कि 20-25 जजों ने लाहौर में मीटिंग की थी, इमरान के केसेस को खैर से लटकाना है। तो वो आप बहुत सारे आप में से पूछते हैं जनाब ये अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ? भाई, जो बंदियाली टोला और बंदियाल साहब बैठे हैं उन्होंने गिरफ़्तार होने देना है, वो एम केस ख़राब करने के मुतरादिफ है। ये जाएँ तो फिर उसके बाद देखें कि सिलसिला क्या होता है। 80 करोड़ रुपए आप दे दें गाली देने वालों को, ये मामूली बात नहीं है। एक एक बंदा अरबों अरबों खरबों खा गया है। हमें याद है रमज़ान शुगर मिल का एक केस था शरीफ फैमिली पर, आपको भी याद होगा। वहाँ पर केस ये था कि एक नाला बनाया है इन्होंने, और इस पर एक नाले के ऊपर पुल बनाया है। वो नाला के ऊपर पुल और गुज़र के परली तरफ रमज़ान शुगर मिल थी, और उस पर 20 करोड़ रुपए इन्होंने ख़र्च कर लिए हैं। वो नाले के ऊपर पुल भी और वो सड़क भी, ठीक है ना। 20 करोड़ की बात थी, जिसमें शहबाज शरीफ भी खैर से अंदर, हमजा शहबाज भी, और सलमान शहबाज पे भी केसेस, औरों पे भी, सब पे जो है ना वो इस तरीके से। और 20 करोड़ की बात थी। शहबाज शरीफ हर अदालत में जा के कहता रहा कि भाई हम 20 करोड़ की क्या बात है, मैंने तो पता नहीं कौम की कितने अरबों बचाए हैं मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, मैं क्यों खाम खा 20 करोड़। वो तो जो सिर्फ वहाँ पे रमज़ान शुगर मिल नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो इतनी बड़ी आबादी है। अगर नाले के ऊपर पुल बन गया है तो वो आबादी भी मुस्तफ़ीद हो रही है उसी तरीके से। लेकिन उस 20 करोड़ का केस ऐसा बना, ऐसा कि बाबे ज़हमते टाइप जैसे लोगों ने जलील करके रख दिया उस फैमिली को। यहाँ तो भाई गोगी के कुत्ते भी अरबों खा गए हैं। ये हालत तो ये है ना, ये सूरत हाल है। ये 80 करोड़ रुपया महाना जो दिया है किस हिसाब से दिया? कप्तान साहब GIT के सामने पेश हुए। कप्तान साहब ने कहा, जनाब कप्तान साहब से, ये GIT लाहौर में थी, इस्लामाबाद वाली नहीं, ये GIT लाहौर में थी। लाहौर में वो पेश हुए, और फिर उसके बाद वो चूँकि उन पर वो जो जिना हाउस और सारा वो मुकदमात और मुआमनत की और सहूलतकार के पर्चे कटे को 10 केसेस में, तो वहाँ DIG गालिबन आदिल कामरान साहब, या कामरान आदिल उनका नाम है, उनकी सरबराही में, वो गालिबन ख़ुद तो नहीं थे, वो बाहर गए हुए हैं, तो वो SSP एक हैं इमरान किश्वर साहब, उनकी सरबराही में ये GIT काम कर रही थी। बहुत सारे सवालात किए, कोई 35 सवालात किए इमरान खान से। उनमें से एक सवाल जो सबसे, डान में ये स्टोरी आई है, डान बाकायदा डान ने ये स्टोरी दी है, और उन्होंने कहा कि जो एक सवाल सबसे ज़्यादा खान साहब को इरिटेट किया है, और खान साहब लड़ पड़े हैं उस पर, और खान साहब परेशान हो गए हैं, उलझन का शिकार, और खान साहब ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं, वो ये था कि खान साहब हमें ये बताएं कि बहुत सारे सवाल हुए, 35 सवालात। वो ये था कि ये कैसे मुमकिन है कि ये जो हमले हुए ये एक ही वक्त में हुए। आप कहते हैं ना, अब उससे पहला सवाल ये पूछा गया कि प्री प्लान थे या इतफाकिया थे। फिर दूसरा सवाल जब ये पूछा गया कि ये जो हमले हुए ये कैसे मुमकिन है कि ये एक ही वक्त में हुए, ये उनका हदफ भी
अहदाफ भी एक ही थे, यानी मिलिट्री के सारे असासे, और उनका तरीक़ाकार भी एक ही था। तो ये कैसे मुमकिन है? अब खान साहब बिगड़ गए और खान साहब ने यहाँ तक, ये डान में आप पढ़ लीजिए, यहाँ तक उनको धमकी दे दी, JIT के जितने भी मेंबरान थे जो बैठे थे, उनसे कहा कि अगली हुकूमत मेरी आ रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक धमकी। ये आप इस वक्त माजरत के साथ मैं कहूँगा, ये बदमाशी का लेवल देखें कि अगली हुकूमत मेरी आ रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये वही है, ये तो खैर JIT के सामने ना, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, वो रिकॉर्ड हो रही थी, सब कुछ ऑडियो वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है ना। अगली हुकूमत मेरी आ रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वही साहब हैं जो कहते थे कि मैं एक बाल में इनकी तीनों विकटें उड़ाऊं। ये आपको खान साहब का ये बयान याद है? जलसों में कहा करते, मैं तो दुआ मांग रहा था कि ऐ मेरे अल्लाह, इनको कोई ऐसी इस तरीके से ये करें, कहीं किसी तरीके से कि ये अदम एतमाद ले आएँ ताकि फंस जाएं, ताकि ये फंस जाएं। जब ये आके फंसेंगे फिर देखें मैं इनकी एक बाल से तीनों विकटें उड़ाता कैसे हूँ। ये जलसों में कहते रहे, ठीक है ना। ये ऐसा फ्राडिया है कि यानी यूँ समझ लें, इनको कोई वो नहीं होती समझ कि मैं क्या कह रहा हूँ। या तो कोकेन ने अपना असर ऐसा दिखा दिया है, या छोड़ें आगे आ जाएं, फिर स्टोरीज बहुत सारी हैं। स्वीडन में तौरात जलाने का प्रोग्राम था और साथ बाइबल भी जलाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम मुलतवी हो गया या कैंसिल हो गया। एक शख्स ने वो किया और पुलिस ने उसको इजाज़त भी दे दी। पहली तो बात ये है, ये कैसी जमहूरियत है? ऐसी जमहूरियत पे तो लानत हो कि जहाँ पर ये कैसी आज़ादी है कि जो दूसरों की दिल आज़ारी का सबब बन रही है। अच्छा, फिर मैं एक बात तो ये कह दूँ, ये क्या यार, इसमें क्या है कि आप किसी की मुक़द्दस किताबें जलाने की इजाज़त दे दें और ये एहतजाज हो रहा है, ये क्या है? दूसरी बात ये है कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारा तो ईमान ही उस वक़्त तक कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता कि जब तक हम कुरान मजीद के साथ साथ बाकी आसमानी किताबों पर भी ईमान न लाएं, बाकी आसमानी किताबों को भी मुक़द्दस न समझें, बाकी आसमानी किताबों को भी उसी तरह काबिल एहतराम न समझें, ठीक है ना। हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। तो मैं जिस तरीके से मैंने मजम्मत की कुरान के बेहुरमती की, उसी तरीके से मैं मजम्मत करूँगा तौरात की बेहुरमती या इंजील की बेहुरमती या ज़बूर की बेहुरमती या किसी भी मज़हब की बेहुरमती, उसी तरीके से मैं उसको भी मजम्मत करूँगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि ये एहतजाज अब कैंसिल हो गया है क्योंकि इसराइल ने शदीद तरीन एहतजाज किया है ये तौरात के जलाए जाने के ख़बर पर, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि कुरान को जलाए जाने पर अगर मुसलमान भी पहले इसी तरह का एहतजाज करते, या वही वाली बात है कि रिलीजन मेक्स द डिफरेंस, कि मज़हब से ही बहुत बड़ा फ़र्क, ये इम्तियाज़ी सलूक है। मैं पहले कह चुका हूँ कि तौरात मेरे लिए मोहतरम, मेरे लिए मुक़द्दस किताब है, मेरे ईमान का जुज़्व है। लेकिन इसराइल अगर एहतजाज करे तो वो वहाँ पे जलाने का प्रोग्राम तौरात इंजील का टल जाए और कुरान को जलाया जाए और बेहुरमती की जाए। ये कितनी बड़ी साजिश है, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात पे। लाहौर में एक तकरीब हो रही थी, सेहत की तकरीब थी, महकमा सेहत की। उसमें वो जो वज़ीर सेहत गालिबन जावेद इकबाल साहब हैं, क्या नाम है उनका, तो वो भी जो वज़ीर सेहत थे, निगरान मुशीर सेहत या वज़ीर सेहत, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और थोड़ी देर बाद वो उठ के चले गए और तकरीब जारी थी। ज़ाहिर वज़ीर के पास अगर टाइम नहीं होता, मुख्तलिफ़ तकारीब में उसे जाना होता है, तो वो हर तकरीब में आता है और ज़रूरी नहीं है कि हर तकरीब में वो पूरा बैठे। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम भी जाते हैं तो वो ज़रा आते हैं तो वो चले जाते हैं, फिर बाकी लोग बैठे रहते हैं, तकरीब पूरी होती है। तो वो जैसे वज़ीर साहब गए तो स्क्रीन पर एक फाश वीडियो चल गया। अच्छा, वीडियो है मेरे पास, ठीक है ना, यहाँ नहीं चला सकता। फाश वीडियो स्क्रीन पे चल गई, बदफेली की वीडियो, यानी अब वो पॉर्न वीडियो क्या होती है वो चल गई, ठीक हो गया। और उसके बाद सारे के सारे हैरान रह गए। और सितम ज़रीफ़ी ये कि वो वीडियो 2 मिनट तक बंद नहीं हो सकी इंतज़ामिया से, 2 मिनट तक। उस तकरीब में अच्छी खासी तादाद थी ख़वातीन की, और यहाँ तक कि वो ख़वातीन हाल से उठ के चली गई एहतजाज करती हुई कि ये क्या तमाशा है,
ये क्या बदमाशी है, ये क्या हुल्लड़बाजी है, ये क्या बद इंतज़ामी है। अब वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लोगों ने कहा है कि एहतजाज किया है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 मिनट बाद वो स्क्रीन उनसे ऑफ हुई या स्क्रीन बंद हुई या स्क्रीन से वो वीडियो हटाई गई। ये हालात हैं। और उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म बनने की जद्दोजहद बारी बार, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मैं वही सोच रहा था कि मरीम नवाज़ साहबा भी सऊदी अरब में तो फिर आएंगी, वो वहाँ पे बहुत सारे मामला तय कर रही। और बिलावल साहब भी हमने देखा कि जापान से सीधा अमेरिका उड़े, फिर उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है ना। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि ज़रदारी साहब की पूरी कोशिश है कि जनाब बिलावल से, लेकिन ये जो बारी बार बनने की जद्दोजहद है कि जी इस तरीके से बारी बारी बने और किसी की अमेरिका सिफारिश करे तो किसी की सऊदीया, तो किसी की यूएई, तो किसी का क्या, तो वहाँ पे बैठ के तो बहुत सारी बातें होती हैं। और लेकिन अब एक बात है, ये दौड़ है, जमातों में है दौड़, बिल्कुल। ये नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी इस वक्त टसल है। मौलाना साहब की जमात में भी बहुत सारे ओहदों के लिए इस वक्त टसल है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ओहदे मांग रहे हैं। तो मतलब भाई इलेक्शन लड़े और फिर उसके बाद जो आए, तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बिलावल साहब यहाँ से जापान का, खैर उनके साथ आसफा भुट्टो जरदारी साहबा भी गई। आसफा भुट्टो को भी आजकल सुना है कि जरदारी साहब चाह रहे हैं कि यार कोई ऐसी सूरत हाल हो कि वज़ीर आला सिंध बन जाएँ, ठीक है ना। वैसे मरीम नवाज़ साहबा का मुझे नहीं लगता वज़ीर आज़म की दौड़ में वो नहीं है अभी। अब की बार जहाँ तक मुझे मालूमात हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगी, ठीक है ना। और उनके वज़ीर आला पंजाब बनने के चांसेस भी बहुत रोशन हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब बनने के आशीर्वाद लेने सऊदीया नहीं गई, वो कुछ और वजूहात हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको फिर भी बताऊँगा। अच्छा, वज़ीर आज़म उसके बाद जनाब इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई मरदमशुमारी, ये बड़ी दिलचस्प डिबेट है। कहा गया जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी कि अभी तक तो मरदमशुमारी नहीं हुई, फिर उसके बाद मरदमशुमारी हो गई तो फिर यहाँ पर जो है ना वो हल्का बंदियाँ होंगी, तो ये तो बड़ा टाइम लगेगा। अब एहसन इकबाल साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर। कौन सी मरदमशुमारी? 2017 वाली मरदमशुमारी। क्यों? क्योंकि उस मरदमशुमारी में आपको पता है ये जो यंगस्टर्स का नया वोट जो 2017 से 2023 तक, ये तो नहीं होगा। आगे आप खुद समझदार हैं, अब डाट्स मिलाते रहें। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में भाई। खान साहब, आज लोग कहते हैं कि जी देखें नकवी साहब आप भी चस्के लेते हैं ऐसी ख़बरों पे, ये कोई ठीक तो नहीं है। भाई वो ठीक नहीं है। जब खान साहब ने उसूल, किरदार, अखलाक, कानून इसका मुजाहरा किया होता तो आज हम खान साहब के साथ खड़े होते। खान साहब ने जो बोया है वही काट रहे हैं। खान साहब ने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे और वही गड्ढे में आज खुद गिर रहे हैं। ये फैसल वोडा साहब ने क्या कहा है कि जनरल फैज़ का तो 20 साल प्लान था कि मैं तो बादशाह बन के बैठूंगा। वो तो सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। वो तो इमरान खान को भी पहले 5 साल में इसको वो करके तो 5 सालों के अंदर इसको भी हटा दूंगा और फिर मैं खुद बादशाह बन के बैठूंगा, आर्मी चीफ भी होऊंगा और मैं सब कुछ अक्ल कुल भी होऊंगा और मैं सब कुछ बिला शिरकत गैर होऊंगा। तो यहाँ ये सूरत हाल है। तो अगर खान साहब ने कोई असूल की, कोई कानून की, अखलाकियात की बात की होती तो आज आप उनके साथ अगर कुछ इस तरह का गड़बड़ हो रहा हो, जो किया उसके साथ वही हो रहा है। तो मरदमशुमारी, पुरानी मरदमशुमारी पर कह रहे हैं कि वोट होंगे और पुरानी मरदमशुमारी पे हुए तो फिर आप खुद सियाने हैं। अब इतना आप समझदार हैं, बहुत ज़्यादा, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं भाई, ठीक है ना। पेट्रोल डीज़ल शुक्र है सस्ता हो गया। पेट्रोल 9 रुपये और डीज़ल 7 रुपये सस्ता हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, डार साहब को शाबाश मिलनी चाहिए। लेकिन इसका ग्रास रूट लेवल तक भी इसका वो होना चाहिए। लेकिन सर साथ चीनी और आटा भी सस्ता करें। आज मैंने एक ट्वीट भी किया वज़ीर आज़म साहब को टैग करके कि जी आप अच्छी जद्दोजहद कर रहे हैं, नो डाउट। वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से IMF के मुआहदे के लिए मेहनत की, जिस तरीके से रशिया से सस्ता तेल आ गया, जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, जिस तरीके से IMF का मुआहदा हुआ, जिस तरीके से सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर आए, UAE से 1 अरब डॉलर आया, IMF से 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर आए,
चाइना ने कितने, यानी पिछले इन 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने कोई 15 अरब डॉलर का सूद समेत कर्जा अदा किया है। हम तो ये सुन रहे थे ना कि रिजर्व टोटल है ही हमारे पास 3 साढ़े 3, तो वो चाइना रोल बैक करता रहा उसको, और फिर हमें नए कर्जे भी देता रहा। सऊदी अरब भी मदद करता रहा, यूएई भी, कतर भी, ये सारे मदद करते रहे। तो बहरहाल ये एक तगदो की गई है ना बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमारे तो ये 15 महीने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने में गुजर गए हैं। इस कदर बिगाड़ दिए थे इमरान खान ने ताल्लुकात कि ये ठीक करने में हमारे तो ये ताल्लुकात जो है ना। वैसे आज जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। तय पा गया है कि जो अगला वज़ीर आज़म होगा वो कौन होगा, ठीक है ना। वो ब्यूरोक्रेट कोई नहीं होगा, वो कोई सीनियर सियासतदान होगा। लेकिन एक बात है कि ये भी कि अगर असम्बली अपने टाइम पे खुद ब खुद टूटती है तो फिर याद रखिएगा फिर 2 महीने होंगे। इन 2 महीनों में खाम खा नवाज शरीफ को आना भी होगा, फिर उनके केसेस भी ख़त्म कराने होंगे, फिर खान साहब को नाअहल भी होना होगा, और 2 महीनों में से 1 महीने तक तो बंदियाल साहब होंगे। ये मामला बड़ा टफ है। अब देखें होता क्या है। साथ ही जनाब आ जाए कि सिंध असम्बली ने ई टैगिंग का बिल मंजूर किया। यानी होती जो आदि मुजरिम है, जो हैबिचुअल अफेंडर हैं, यह इसका बिल का नाम भी यही है, हैबिचुअल अफेंडर बिल, ठीक है ना। जो आदि मुजरिम हैं, ये स्ट्रीट क्राइम वाले या बाकी दूसरे तीसरे जो बार बार जिनका थाने में ना नाम लगा होता है, तस्वीर लगी होती है, ये आदि मुजरिम होते हैं। उनको एक ई ट्रैकिंग वाला कड़ा पहनाया जाएगा, ठीक है ना। ये जो रिंग होता है ये बाकी मुल्कों में है। मेरे दोस्त जो बाहर के मुल्कों में हैं, हम मुझे सुन रहे हैं, बाकी में एक दफ़ा मुझे याद है अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी पहनाया गया था कड़ा। इसमें वो कड़ा पहनाया जाएगा, और ख़ास तौर पे वो मुलज़िम, ये बड़ी अच्छी बात है, जो ज़मानत पे होंगे उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए अगर उन्होंने उस कड़े को ज़ाया किया या कोई छेड़छाड़ की तो उस पर बाकायदा कैद की और जुर्माने की सज़ा भी रखी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दफ़ा वो आता था जनाब स्ट्रीट क्राइम, वो जो मैं समझता हूँ कि कितने घर उजड़ गए हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम और ये मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह का, कितने घर उजड़ गए हैं। वो पकड़ा जाता था, अदालत जाता, उसको बेल मिलती, कोई गवाह तो होता नहीं था, उसको बेल मिलती थी। बेल के दौरान ही वो पुठे काम करता था। इसी तरह के स्ट्रीट 2-4 और बंदे मार देता था, 8-10 से 100 से 50 से, और मोबाइल छीन लेता था। तो अब वो बंदा कड़ा पहन के, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसका घर का पता है, उसका आईडी कार्ड भी होगा, सारा कुछ होगा, वो जहाँ भी जाएगा तो पता चलेगा ना कि यहाँ वारदात हुई है तो ये साहब इधर ही मौजूद थे, तो फिर पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा बिल है, मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। इंडिया और यूएई में मुआहदा हुआ, और यार इस मुआहदे की जो मुझे अच्छी बात लगी और ज़बरदस्त बात है कि तिजारत डॉलर की बजाय इंडियन रुपए में होगी, ठीक है। तिजारत डॉलर की बजाय इंडियन रुपए में। तो ये तेल भी, इंडिया दुनिया में तेल कंज्यूम करने वाला गालिबन 3रा बड़ा मुल्क है जो ज़्यादा तेल इस्तेमाल करता है, ठीक। तो अब वो यूएई से जो तेल भी ख़रीदेगा ना, उसकी अदायगी भी वो रुपए में करेगा। ये बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। अगर इंडिया कर सकता है रुपए में, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। फिर पाकिस्तान भी करे, रुपए में अदायगी करे, ठीक। अब पाकिस्तान ने रशिया को युआन में अदायगी की है, तो इसका मतलब एक तो ये है कि डॉलर का वो उरूज ख़त्म हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया कर सकता है तो फिर पाकिस्तान भी करे, रुपए में अदायगी क्यों नहीं कर सकता। मैं वो देख रहा था, मैंने आपके साथ गालिबन शेयर भी किया था, गालिबन अर्जेंटाइन था कि जिसने अपना कर्जा IMF को युआन में वापस किया है, चाइनीज़ करेंसी में। तो इसका मतलब है कि दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत सारी बात हो सकती है कि अगर आप तिजारत रुपए में भी हो रही है, इंटरनेशनल तिजारत अपनी करेंसी में और अपनी मुल्की करेंसी में, और IMF का कर्जा भी युआन में वापस हो रहा है, तो एक प्रेसिडेंट बन रही है ना। रूसी तेल भी युआन में ख़रीदा जा रहा है, तो ये डॉलर को टक्कर तो आ रही है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।